चलिए, आज भारतीय लोकतंत्र के एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल को समझते हैं कि हमारी न्यायपालिका को आखिर नियंत्रित कौन करता है। ये कहानी है भारतीय सुप्रीम कोर्ट की अपनी आज़ादी की लड़ाई की। हम अपनी बात शुरू करते हैं एक ऐसे सवाल से जो सुनने में तो बड़ा सीधा सा लगता है। भारत में कितने सुप्रीम कोर्ट हैं? पर इसका जवाब ही हमें भारत के पूरे जस्टिस सिस्टम की पावर के सेंटर तक ले जाएगा। जवाब है सिर्फ एक। और पता है, यही एक तथ्य भारतीय सुप्रीम कोर्ट की इतनी जबरदस्त पावर का असली सोर्स है। अच्छा, इसे समझने के लिए जरा अमेरिका से तुलना करते हैं। वहाँ क्या है? फेडरल लेवल पर अलग कोर्ट्स हैं और स्टेट लेवल पर अलग। लेकिन भारत का सिस्टम बिल्कुल अलग है। यहाँ एक ही यूनिफाइड ढांचा है। मतलब पूरे देश में किसी भी केस के लिए अपील की जो आखिरी अदालत है वो बस एक ही है, और यही बात इसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाती है। तो ये पूरा ढांचा एक पिरामिड की तरह काम करता है। अपीलें सबसे नीचे की अदालतों से शुरू होती हैं, फिर हाई कोर्ट से गुजरती हैं और आखिर में एकदम टॉप पर सिर्फ एक ही संस्था पर आकर रुक जाती है, सुप्रीम कोर्ट। और इसका फैसला बस फाइनल होता है। पर ये जो ढांचा है, ये एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा करता है। एक लोकतंत्र में इस पिरामिड के सबसे ऊंचे शिखर पर बैठने वाले लोगों को आखिर चुनता कौन है? और बस यहीं से असली कहानी शुरू होती है। और देखिए, इसी एक सवाल के जवाब को लेकर ना दशकों से, सालों से हमारी न्यायपालिका और सरकार के बीच एक जबरदस्त खींचतान, एक रस्साकशी चल रही है। दोनों ही ये तय करना चाहते हैं कि कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा। इस पूरे संघर्ष के सेंटर में जो चीज़ है वो है कॉलेजियम सिस्टम। अब ये क्या है? ये एक तरह से न्यायपालिका का खुद का बनाया हुआ एक सिस्टम है जिसमें जजेस ही दूसरे जजेस को चुनते हैं। और इसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि बाहर से, यानी पॉलिटिक्स से, कोई दखलंदाजी ना हो। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या था? ऐसी कौन सी बड़ी घटना घटी जिसने सुप्रीम कोर्ट को ये कदम उठाने पर मजबूर कर दिया कि वो जजों की नियुक्ति का अपना ही एक सिस्टम बना ले? देखिए, कई सालों तक देश के सबसे बड़े जज, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, की नियुक्ति का एक बहुत ही सीधा और सम्मानित तरीका था। एक परंपरा थी कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर जज होगा वही अगला चीफ जस्टिस बनेगा। सिंपल। लेकिन 1970 के दशक में इस परंपरा को अचानक तोड़ दिया गया। सरकार ने 3 सीनियर जजों को साइड करके एक ऐसे जज को नियुक्त कर दिया जिन्हें सरकार के ज्यादा करीब माना जाता था। ये न्यायपालिका की आज़ादी पर एक सीधा सीधा हमला था और इसने एक संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया। इस कदम को सबने ऐसे देखा कि ये कोर्ट की आज़ादी को कमज़ोर करने की कोशिश है और उन जजों को इनाम देने का तरीका है जो सरकार की बातों से सहमत हों। मतलब ये एक साफ साफ संदेश था। और इसका नतीजा क्या हुआ? इसी राजनीतिक दखलंदाजी की वजह से सीधे सीधे कॉलेजियम का जन्म हुआ। ये जुडिशरी का, आप कह सकते हैं, एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म था, खुद को बचाने का एक तरीका। क्योंकि देखिए, एक आज़ाद न्यायपालिका ही ये पक्का करती है कि सरकार अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल न करे और आम लोगों के अधिकार सुरक्षित रहें। तो कॉलेजियम ने न्यायपालिका को कंट्रोल तो दे दिया, पर यह खींचतान खत्म नहीं हुई, बल्कि 21वीं सदी में ये एक और बड़े टकराव की शक्ल में सामने आई। 2014 में सरकार एक नया प्रस्ताव लेकर आई, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, यानी NJAC। इसका मकसद था कॉलेजियम को हटाना और जजों की नियुक्ति में सरकार की भूमिका को वापस लाना। जैसा कि देखा जा सकता है, इसमें कानून मंत्री और 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति भी शामिल थे जिन्हें सरकार ही चुनती। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आया। ठीक अगले ही साल एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस पूरे प्लान को ही रद्द कर दिया। ये न्यायपालिका की तरफ से एक बहुत ही पावरफुल जवाब था। अब कोर्ट ने ऐसा क्यों किया? उनका तर्क संविधान के एक बहुत ही गहरे सिद्धांत पर आधारित था, जिसे कहते हैं मूल संरचना का सिद्धांत। इसका मतलब क्या है? सोचिए, आप एक घर की दीवारों का रंग बदल सकते हैं, फर्नीचर बदल सकते हैं, पर आप उसकी नींव नहीं हिला सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका की आज़ादी इस संविधान की नींव का हिस्सा है। कोर्ट का मानना था कि NJAC में सरकारी मंत्रियों का होना न्यायपालिका के बिना किसी राजनीतिक दबाव के काम करने की क्षमता पर एक बड़ा खतरा है, और कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इस आज़ादी को किसी भी कीमत पर बनाए रखना ही होगा। तो इस इतने बड़े टकराव के बाद आज
पावर का बैलेंस कहाँ खड़ा है? आज क्या स्थिति है? एनजेसी के रद्द होने के साथ ही कोलिजियम सिस्टम फिर से बहाल हो गया। मतलब जजों की नियुक्ति की जो पावर है वो पूरी तरह से वापस न्यायपालिका के ही हाथों में आ गई। हालांकि ये भी सच है कि कोलिजियम सिस्टम की भी अपनी आलोचनाएं हैं, खासतौर पर इसमें पारदर्शिता की कमी को लेकर। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत दिलचस्प बात बताती है। ये जो लगातार खींचतान है, ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी की निशानी है, जहां अलग-अलग संस्थाएं एक दूसरे की शक्ति पर नजर रखती हैं, उसे चेक और बैलेंस करती हैं। पर ये हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। प्रभाव की इस निरंतर रस्साकशी में ये कौन सुनिश्चित करता है कि जो संरक्षक है उसकी भी निगरानी हो? मतलब अगर न्यायपालिका खुद ही अपने लोगों को नियुक्त करती है तो फिर उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? ये वो सवाल है जो आज भी भारतीय लोकतंत्र के दिल में बसा हुआ है।